जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। तो दोस्तों, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स का हाल ही में रिपोर्ट देखने को मिला है और इसमें भारत को थर्ड पावरफुल नेशन का यहाँ पे टाइटल दिया गया। बिल्कुल सही आपने सुना है। हम सबकी यहाँ पे इच्छा है कि भारत आने वाले टाइम में सुपर पावर बने और इस रिपोर्ट के हिसाब से तो अभी हमें वो इंडिकेशन तो दिखाई दे रही है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या इस रिपोर्ट में हमें जानने को मिलता है और आने वाले टाइम में भारत का क्या भविष्य होगा व्हेन इट कम्स टू द सुपर पावर कैटेगरी, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है। तो हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है। हाल ही में 2024 का एडिशन निकाला गया और इसमें बोला गया कि इसने जापान को पीछे करते हुए अब यहां पे विश्व भर में इंक्लूडिंग एशिया भी थर्ड पोजीशन यहां पे पा लिया है एज द मोस्ट पावरफुल नेशन। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है, एज द मोस्ट पावरफुल नेशन। अब इस रैंक के हिसाब से देखा जाए तो पहला तो आपका यूएस पड़ता है, दूसरे में आपको देखने को मिलता है चाइना, अब हमें देखने को मिलेगा हमारा प्यारा भारत, फिर बाद में जापान फोर्थ में देखने को मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में। एशिया पावर इंडेक्स दोस्तों, ये हाल ही में ही इसकी रिपोर्ट्स पब्लिश होना शुरू हुई है। 2018 का वक्त आपको पता होना चाहिए। इसी वक्त में ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट जिसका नाम है लोई इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा एशिया पावर इंडेक्स का रिपोर्ट निकलता है। ये टोटल 27 कंट्रीज को यहां पे क्या करते, इवैल्यूएट करते, याद रखना। और ये जितने भी एशिया पैसिफिक कंट्रीज है उसको यहां पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। कई इसके आधार होते हैं दोस्तों, ये पूरे रिपोर्ट बनाने के, रैंकिंग देने के, उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दैट इज द पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं जब भी किसी को ऊपर नीचे रैंक करते। चलो अब बात करें, ये जो इंडेक्स है एशिया पावर इंडेक्स, ये कई कंट्रीज के यहां पे चीजों को देखता है, जैसे कि उस कंट्री का इकोनॉमिक कैपेबिलिटी कैसी है, जो कि भारत का भी अच्छा खासा चल रहा है। जीडीपी में देखा जाए भले पर कैपिटा में उतना अच्छा नहीं है, उसमें भी ग्रोथ है अगर हम दशक की बात करें, बट हाँ जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। किस कंट्री में मिलिट्री कैपेबिलिटी कैसी है, इंप्रूवमेंट, क्या क्या रिफॉर्म्स ला रहे, क्या मॉडर्नाइजेशन ला रहे, ये पूरा यहाँ पे कंसीडर करते हैं। रेजिलियंस देखते हैं हर कंट्री का। रेजिलियंस का मतलब है कि कोई भी, मान लो कोई कंट्री में कोई प्रेशर सिचुएशन आता है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, तो उसको ये कंट्री कैसे डील करती है, वो भी एक आर्ट होता है ना। तो रेजिलियंस भी देखा जाता है। आने वाले टाइम में क्या इस कंट्री के पास फ्यूचर रिसोर्सेस है, क्या प्लानिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करते कि नहीं करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है, बाकी कंट्री से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं, डिफेंस के नेटवर्क आपके कैसे हैं बाकी कंट्रीज के साथ, डिप्लोमेटिक जैसे मैंने बताया कैसा आपका इन्फ्लुएंस है पूरे विश्व भर में, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, किसको फॉलो करते हो, और आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस जो कि भारत को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे आधार है, इसी के बेसिस पे एशिया पावर इंडेक्स में कंट्रीज को रैंकिंग मिलती है। शाबाश। चलो अब बात करते हैं कि हर कंट्री में अगर मैं मिलिट्री पावर की अगर बात करूं, कौन सा देश कितना स्पेंड करता है अपना जीडीपी का और कितने रैंक में आता है। चलो ये एशिया पावर इंडेक्स का यहां पे कोई रिपोर्ट नहीं है, ये मैंने आपको यहां पे एक एडेड वैल्यू के तौर पे आपको बता रहा हूं। अब यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले ऐसी कंट्री जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है अपने डिफेंस में, तो वो आपको नन अदर देन आपको यूएसए देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये लगभग दोस्तों 916 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ आपका डिफेंस में खर्च करते हैं, विच इज एक्चुअली अराउंड 3.4% ऑफ देयर जीडीपी। नंबर 1। नंबर 2, चाइना देखने को मिलता है जो यहां पे लगभग 296 यूएस बिलियन डॉलर डिफेंस में खर्च करता है, और इनकी जीडीपी का कितना परसेंटेज है जो इसमें लगाते हैं, 1.7%। थर्ड आपको देखने को मिलेगा रशिया, जिसने यहां पे हाल ही में अपना जो डिफेंस का बजट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये लगभग 109 यूएस बिलियन डॉलर यहां पे खर्च करते हैं डिफेंस में, और इसका जो जीडीपी में जो शेयर परसेंटेज है जो यहां पे डिफेंस में लगाते हैं, दैट इज अराउंड 5.9%। फोर्थ में आता है हमारा प्यारा भारत, आप देख सकते हो इंडिया, जो लगभग कंपैरेटिवली ऊपर से देखा जाए थोड़ा कम करता है,
83.6 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है, विच इज अराउंड 2.4% ऑफ अवर जीडीपी। इतना हम लगाते हैं डिफेंस में। सऊदी की बात करें, सऊदी भी बहुत खर्चा कर रहा है डिफेंस में, बट इज क्वाइट शॉकिंग, बट करता तो है। 75.8 बिलियन यूएस डॉलर यहां पे खर्च करता है डिफेंस में, और 7.1% ये अपने जीडीपी का शेयर में लगा रहे, विच इज द मैक्सिमम। याद रखना, जीडीपी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए ना, तो सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा आपका डिफेंस में पैसा लगाता है परसेंटेज के हिसाब से। पूरा पैसा तो ये आपके डिफेंस में लगा रहे हैं। यहां पे देखोगे ये एक्चुअली में यूएस का दुगना परसेंटेज ऑफ जीडीपी लगा रहे डिफेंस में। यूएस तो 3.4% लगा रहा है ना, ये 7.1 लगा रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बाकी की 10 आप यहां पे देख सकते हो। बहरहाल अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स ने क्या क्या बताया है कि यहां पे ये थर्ड रैंक में कैसे आ गया एज अ पावरफुल नेशन। तो इसके कई यहां पे रीजन है। बोला यहां पे गया है कि सबसे पहले हमें भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, ना वेरी पॉजिटिव साइन। मिलिट्री में मतलब डिफेंस में हम यहां पे कई सारे मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट्स ला रहे हैं। डीआरडीओ आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखा जाए ग्लोबल लेवल में भारत का बढ़ता जा रहा है। विश्व गुरु हम बोलते ही है, अब यहां पे देखने को मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है बाय द इंडेक्स। टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, है कि नहीं। कल्चरल सॉफ्ट पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं हमेशा बोलता हूं, व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आप जो बनाना चाहते हो तो इसमें सॉफ्ट और आपका हार्ड पावर दोनों एक किस्म से बैलेंस के तौर पे हमेशा फैलाना चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरली देखा जाए। और भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यंग पॉपुलेशन हमारी है, ठीक है, वो अलग बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है, बट डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन में बहुत पोटेंशियल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सारे रीजन बताए गए कि इंडिया यहां पे थर्ड पावरफुल नेशन कैसे बन गया है। अब बात करते हैं जापान का डिक्लाइन कैसे हुआ। इसके मुख्य दो कारण हैं। कारणों में बताया जा रहा है इंडेक्स में कि सबसे पहले तो यहां पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, हम सबको पता है जापान का, बहुत ही गिरता जा रहा है। यहां पे लोग बुजुर्ग हो रहे हैं और जवान लोग आपको कम देखने को मिल रहे हैं। तो इसके वजह से जो एक मिलिट्री इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जो एक आप कह सकते हो जो इंपैक्ट होना चाहिए, वो हमें कम देखने को मिलता है जापान में। बहरहाल देखा जाए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में देखा जाए तो जापान बहुत आगे, नो डाउट अबाउट इट, बट पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा अब कम होते जा रहा है और इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी जापान को। बहरहाल लैक ऑफ इन्फ्लुएंस, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी इनका जो पॉलिटिकल स्टैंड है रिगार्डिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस मिलिट्री में देखा जाए, अभी भी थोड़ा ये कंजर्वेटिव अप्रोच को यहां पे फॉलो कर रहे हैं, है ना। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब यहां पे जो अप्रोच की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इस एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल लेवल पे, वो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कंजर्वेटिव चल रहा है, इनको थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे शिंजो आबे ने तो भैया क्वाड का समिट पूरा यहां पे एनवर्जाइज कर लिया था, विजन रखा था, तो आप कैसे यहां पे बोल सकते हो। बट वो भी एक सही बात है, बट अगर जापान का करंट सिचुएशन देखा जाए, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हो रहा है और थोड़ा सा आप देखोगे वही कंजर्वेटिव वाला अप्रोच चल रहा है, थोड़ा इसमें बदलाव लाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, है ना। बहरहाल अब बात करते हैं भारत के लिए भी यहां पे इन्होंने कुछ चिंता भी यहां पे बताई है। कई सारे चैलेंजेस भारत को यहां पे फेस करना पड़ेगा। नंबर 1, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगा। इनकम इनइक्वालिटी भारत में बहुत बड़े लेवल पे है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, और मिडिल क्लास तो भैया क्या ही हो रहा है हम सबको पता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इनकम डिस्पैरिटीज को लेके। दूसरा यहां पे देखोगे कि यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है कंपेयर टू चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो अभी भी हम क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लेवल नहीं ला पाए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमें और ज्यादा यहां पे इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिले। अगर हमें अट्रैक्ट करना है इन फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना पड़ेगा। रिसेंटली हमारे जो नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया रिगार्डिंग रोड ट्रांसपोर्ट का हो गया, डेवलपमेंट इन्होंने बहुत अच्छी की है। बट मैं चाहता हूं कि और बड़े लेवल पे हो, तभी कोई इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई पैसा आपका नहीं लगाएगा। बहरहाल और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि चाइना के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट है, अभी देखो बांग्लादेश का भी हो गया, पाकिस्तान का भी हो गया, श्रीलंका में नई सरकार बन गई है ना, अरुणा दिसानायक की, तो वो भी लेफ्टिस्ट पार्टी के एंटी इंडिया स्टेटमेंट रहते हैं उनके। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी देखने को मिलते हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलेगा अगर हम चाहते हैं कि भारत सुपर पावर बने, ठीक है। बहरहाल अब बात करते हैं, इसमें इंडेक्स ने सुपर पावर की कैटेगरी में अगर देखोगे तो नंबर 1 यूएसए को डाला है, दूसरा आपका चाइना, और थर्ड में हमारा प्यारा भारत, जो कि मिडिल पावर के यहां पे कैटेगरी में आता है। इसके बाद देखो फोर्थ में जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड आपको देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों आई होप आपको बड़ा ही डिटेल में समझ आ गया है कि एशिया पावर इंडेक्स की रिपोर्ट ने भारत को थर्ड पावरफुल नेशन बताया, इसके क्या कारण थे और क्या इसका पूरा कंसेप्ट था। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, आपको मुझे बताना है कि ईस्टर्न ब्रिज 7th एक्सरसाइज हाल ही में किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ है? क्या यह भारत और यूएस में हुआ है, भारत और ओमान के बीच में हुआ है, भारत मालदीव्स या भारत नेपाल के बीच में हुआ है? जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि आप कितने सीरियस हो एग्जाम को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।